होगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेस, बताइए क्या ये प्लांट एंड मशीनरी का कैपिटल एक्सपेंडिचर है? यस, बिकॉज दिस एक्सपेंस इंकर्ड बिफोर यूजिंग नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट को यूज करने से पहले सारे के सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल होते हैं और वो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो भाई हम 1.25 मिलियन भी ऐड कर देंगे, और फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में क्या पढ़ के आए, वो भी कॉस्ट का पार्ट होती है, वो भी ऐड करेंगे। अब बेटे ये जितने पॉइंट इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं हमने इस चैप्टर में भी और आईटीए में भी कहीं ना कहीं पढ़ लिए हुए हैं, और उसने बड़ा अच्छा सारे पॉइंट्स को कोरिलेट करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। अदर इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। कहता है कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स फॉर द ईयर 2017 एंड 18। नॉन करंट एसेट से रेलिवेंट जितने भी एक्सपेंसेस एनुअल बेसिस पे होते हैं, क्या वो कैपिटल होते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हर वो खर्चा जो हर साल रिपीट होगा, क्या प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से लैंड की एफिशिएंसी में कोई इंक्रीज आता है? नो। प्रॉपर्टी टैक्स में कब पे करूंगी? जब मैं लैंड को एक्वायर कर लूंगी, उसकी ऑनर बन जाऊंगी, उसके बाद मुझे प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है ना। तो बेटे नॉन करंट एसेट जब हम एक्वायर कर लेते हैं, वो आपके लिए यूजेबल कंडीशन में आ जाता है, उसके बाद के कौन से एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होंगे, क्या सीख कर आए में? अगर वो एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाए, क्या प्रॉपर्टी टैक्स जो हर साल आपने पे करना वो लैंड की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा? नो। और वैसे भी कीप इन माइंड, जो खर्चा हर साल होगा रेपिटेटिव नेचर का होगा, वो कैपिटल नहीं होगा, रेवेन्यू। अच्छा एक और बात याद करवाई, ये आईटी में सीखे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो, हैं तो एक्सपेंस डेबिट होंगे, लेकिन डेबिट करने का तरीका कार सीख कर आए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे डेबिट करके रिकॉर्ड करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बाय नेम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बाय नेम रिकॉर्ड होगा। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो बाय नेम रिकॉर्ड नहीं होते, वो एसेट में क्योंकि कैपिटलाइज होने होते हैं, एसेट की कॉस्ट में ऐड होने होते हैं। इसे जब उनको डेबिट करना है, बाय नेम डेबिट नहीं करना, जिस नॉन करंट एसेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुआ उसके नाम से उसे डेबिट करना है। ये सीखे ना बेटे? ओके भाई आगे बढ़ते हैं। कहते कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्लूड्स को अंडरलाइन करो। लैंड की जो कॉस्ट ऊपर जितनी भी बन रही थी उसमें ये इंक्लूड है प्रॉपर्टी टैक्स। तो मुझे बताओ क्या प्रॉपर्टी टैक्स इंक्लूड होना चाहिए था उसकी कॉस्ट में? नहीं, मिस्टेक हो गई। क्या करोगे? उसकी कॉस्ट में से माइनस करोगे और उसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करोगे। कैसे रिकॉर्ड करोगे? प्रॉपर्टी टैक्स डेबिट और कैश क्रेडिट। और प्रॉपर्टी टैक्स कौन से फाइनल अकाउंट का पार्ट बनेगा? इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में कहां जाएगा? सीजीएस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा वो कहता है कि लैंड की ट्रांसफर फीस भी इंक्लूड है। लैंड की जो ट्रांसफर फी है वो 850 है और जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 120 है। मुझे बताओ क्या ट्रांसफर फी लैंड की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए थी? यस, क्यों नहीं बेटे? नॉन करंट एसेट आपकी ऑनरशिप में आने के लिए उसको आपके नाम ट्रांसफर होना जरूरी है। उसके लीगल चार्जेस यू हैव टू पे, अदरवाइज वो आपकी ऑनरशिप में नहीं आएगा, आपका नॉन करंट एसेट नहीं बनेगा। तो अगर ऑनरशिप चार्जेस, ट्रांसफर चार्जेस उसमें इंक्लूड हैं तो सही इंक्लूड है, हमने उसको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हमने यहां उसको लिखना है कि भाई इफ ट्रांसफर फीस इज इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ लैंड, इट इज करेक्टली इंक्लूडेड, नो एडजस्टमेंट इज नीडेड। आगे बढ़िए। आपके ना आईटी में क्वेश्चन था, बिल्डिंग से रेलेवेंट था। उसने आपको सिखाया था कि नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन कब से लेकर कब तक होती है, और उस क्वेश्चन में क्या सीख कर आए थे। यो इस चैप्टर में भी गिवन, आपके फार 1 के इस चैप्टर में भी इंक्लूड है, और ये मैंने आपको होम असाइनमेंट में दिया था। नॉन करंट एसेट जब वर्किंग कंडीशन में एक दफा आ जाए, आप उसको यूज करें ना करें, उसका डेप्रिसिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और कब तक रहेगा? जब तक वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो कहता है कि फैक्ट्री की बिल्डिंग हमारे पास कब से अवेलेबल थी फॉर यूज? 1 जुलाई 2017। हमारा बिजनेस ईयर क्या है?
31 दिसंबर 2017। ये क्यों बता रहे हैं? हमेशा याद रखिएगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की दो पॉलिसीज, एक पर एनम और एक प्रो रैटा मंथली बेसिस। क्वेश्चन में पॉलिसी कभी स्ट्रेटली बताता है, कभी नहीं बताता। अगर क्वेश्चन में डेट्स गिवन होंगी तो पर मंथ, और अगर डेट्स गिवन नहीं होंगी तो पर एनम। तो अगर यहाँ डेट दे रहा है मेरा बिजनेस ईयर 31 दिसंबर में एंड हो रहा है और बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज थी फ्रॉम 1 जुलाई, तो कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन? 6 मंथ्स का। आगे कहते हैं नहीं 1780, वो प्रॉपर्टी टैक्स तो टैक्स के ईयर्स तो ऐसे ही चलते हैं ना, वो 1 जुलाई से जून तक। टैक्स तो सालाना ही जाएगा और वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो तो फिर जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनेगा हम कहेंगे जो इस साल से रिलेट कर रहा है वो इंकर्ड हो चुका, जो नेक्स्ट ईयर में रिलेट कर रहा है वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, वो तो आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिवीजन हो जाएगी। आपका टैक्स ईयर और बिजनेस ईयर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फाइनल इनवॉइस ऑफ रुपीज 19 मिलियन इज स्टिल टू बी पेड, मतलब स्टिल टू बी पेड वही हो गया ना, अनपेड। अभी आपने कंस्ट्रक्टर को 19 मिलियन देने हैं, ये बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट होगा कि नहीं है? अब तक आप अपने कंस्ट्रक्टर को कितने पैसे दे चुके हो? ऊपर लिस्ट में क्या बताया गया था? 6 मिलियन आपने, नहीं बेटे वो बिल्डिंग की बात हो रही है, 6 मिलियन आपने एडवांस दिया था। अगली जो फर्दर पेमेंट की थी 35 मिलियन की, और जो रिमेनिंग पेमेंट रह गई 19 मिलियन। और मैंने क्या डिस्कस किया? ये भी आपकी नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का, बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट होगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है बेटे। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेस ऑफ द प्लांट इंक्लूड, अंडरलाइन करो इंक्लूड को। बताइएगा सारा, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और इंपोर्ट चार्जेस हैं प्लांट के वो कितने हैं? 1.25 मिलियन। नजर आ रहे हैं? इसमें क्या इंक्लूड है? एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। सम मोमेंट बिफोर व्हाट आई हैव डिस्कस्ड, नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट जो पर एनम जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो रेकरिंग नेचर के, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। लेकिन मिस्टेकनली उन्होंने ये चार्जेस उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर दिए। क्या कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर होगी? यस। क्या करोगे? माइनस करोगे और उसे एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, और इसकी एंट्री क्या बनेगी? रेवेन्यू एक्सपेंस को बाय नेम रिकॉर्ड करना है। एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट और कैश क्रेडिट। इसके अलावा वो कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी इंक्लूड है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या होता है? इन प्रोसेस। आपके पास प्लांट एंड मशीनरी बाहिफाजत पहुंच जाए, ड्यूरिंग द वे, ऑन द वे कोई लॉस ना हो जाए, इसको बचाने के लिए, लॉस को अवॉइड करने के लिए आपने इंश्योरेंस करवाई। ये प्लांट एंड मशीनरी आपके पास पहुंचने से पहले का एक्सपेंस है, तो इसलिए क्या होगा? कैपिटलाइज। तो क्या उन्होंने ये एक्सपेंस इंक्लूड करके सही किया? यस। तो क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट चाहिए? नो। हाँ जी, बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं भाई। प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन 1 अगस्त 2017, बिजनेस ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर। तो ये प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास वर्किंग कंडीशन में फॉर दिस ईयर कितने मंथ्स रहा? 5 मंथ्स। तो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स की चार्ज करोगे? 5 मंथ्स की। रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड ऑन 31 अगस्त। रिमेनिंग अमाउंट थी कितनी? 12 मिलियन। तो वो तो हम पहले ही कह चुके थे। 4 मिलियन की आपने प्लांट के एंगेज में जो पेमेंट की थी, ये टोटल कॉस्ट का 25% थी। हमने रिमेनिंग 75% 12 मिलियन पहले ही ऐड कर दिया था। आगे बढ़िए। ओल्ड प्लांट वॉज सोल्ड ऑन 1 सितंबर 2017। इसकी डिस्पोजल की एंट्री करेंगे एट इट्स रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस 20%। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? नेट बुक वैल्यू। कैसे आती है? अब जब आपको ये कह रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस 20% पे बेचा, इसका मतलब प्रॉफिट पे बेचा। तो अगर बेटे मेरे पास बुक वैल्यू आएगी, मैं उसका 20% लूंगी, प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में इन केस सेल प्राइस आपको गिवन नहीं है और ऐसी सिचुएशन में वो आपसे कहता है कैलकुलेट करो
कैसे करोगे? प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट का मतलब है कि मैंने ज्यादा में बेचा। बुक वैल्यू में प्रॉफिट की फिगर ऐड कर दोगे तो ओल्ड एसेट की आपके पास क्या आएगी? सेल प्राइस। ओल्ड एसेट की क्या आएगी? सेल प्राइस। आगे बढ़िए भाई। The plant was purchased on 1st April 2015 at a cost of 8.5 million. अब भाई रिटर्न डाउन वैल्यू के लिए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए और उसके लिए उसने ये बताया एसेट आपके पास आया 1 अप्रैल 2015। इट मीन्स कि 2015 में 9 मंथ्स यूज हुआ, 2016 फुल ईयर यूज हुआ और 2017 में हमने कब बेचा? 1 सितंबर। इसका मतलब है 2017 में 31 अगस्त तक यूज हुआ। कितने मंथ्स यूज हुआ? 8 मंथ्स। तो आपने जनाब 9 + 12 + 8 मंथ्स इनकी डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करके एक्यूमुलेट कर दिए। कॉस्ट में से माइनस करोगे, बुक वैल्यू आएगी, 20% लोगे, प्रॉफिट भी आ जाएगा, ऐड करोगे, सेल प्राइस भी आ जाएगा। क्या डिस्पोजल की एंट्री हो सकती है? यस। आगे बढ़िए। इसकी कॉस्ट थी भाई 8.5 मिलियन। बिल्डिंग और प्लांट का रेट है डेप्रिसिएशन का, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करो 5% और प्लांट को डेप्रिशिएट करो 10%। और मेथड कौन सा ऑप्ट करना है? मुझे बताइए, अगर ये क्वेश्चन होम असाइनमेंट में देती हो सकता है? इजी हो गया। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं और फिर कल नई बातें सीखेंगे। क्या कहते हो? ठीक है जी बेटा, पहले अनाउंसमेंट सुनिएगा। आप लोगों में से जो भी पोस्ट बैच में आए ना, अभी स्टूडेंट्स आए होंगे ना, वो भी क्लास के बाद में दोबारा से याद से। पोस्ट बैच के बच्चे आए हैं इसमें बेटे? एक बच्चा ये है, 2 और चलें आफ्टर आपने क्लास ना मैम जोहा से मिल लेना है। अक्सा बेटे, वो कुछ बच्चे जो थे ITA का पेपर था वो चले गए हैं, वो आज एब्सेंट है। आज स्ट्रेंथ कम है, कुछ बच्चे नहीं दिख रहे। चलें खैर आगे बढ़ते हैं। बेटे मेरा ख्याल है एग्जाम्पल नंबर 34 तो हम कर लिए। आइए भाई 35। फोकस रखना है। एग्जाम्पल नंबर 35। रिक्वायरमेंट इज प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज। बेटे साइलेंट प्लीज। Prepare accounting entries to record the above transactions in the case book for the year ended 30th June 2016. इसमें बिजनेस ईयर एंड हो रहा है 30th June 2016 और सिर्फ जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन पढ़ते हैं। Kamran Enterprises provides depreciation on plant and machinery at 10% on written down value. ये कौन सा मेथड है भाई? शाबाश। Depreciation is charged from the month of asset is available for use in operation. Again requesting you silent please. मंथली बेसिस पे बेटे आपने डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज करनी है, कॉस्ट ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीन्स एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन 1 जुलाई 2015। अगर आपका बिजनेस ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2016 तो डेफिनेटली स्टार्ट हुआ होगा फ्रॉम 1 जुलाई 2015। तो आपके पास एसेट की कॉस्ट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 75 मिलियन और 17 मिलियन। ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको जो कल मैंने होम असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था उसमें भी ऐसी ही इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर आपने डिस्पोज ऑफ किए होंगे उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और उनकी कॉस्ट इस ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूड होती है। हमेशा क्या करते हैं, जो एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिए कॉस्ट में से कॉस्ट उन एसेट की निकाल दीजिए और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए। और ये डिस्पोजल एसेट की दोनों वैल्यू वहां से निकल के कहाँ जाती हैं? डिस्पोजल अकाउंट में। कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ डिस्पोजल अकाउंट की कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे।
Following information is available in respect of its plant and machinery for the year ended 30th June 2016. On 1st October 2015, during this year, a second-hand machine was acquired from a Chinese company for 15 million. Machine was renovated and overhauled at a cost of 3 million, and 25% of this expenditure was in respect of purchase of consumables. ये जो consumables होते हैं, ये वो एसेट्स हैं जो शॉर्ट टाइम स्पैन में यूज हो जाते हैं. क्या उनके एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना चाहिए? नो. वो उनसे रेलिवेंट जो एक्सपेंसेस होंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसका मतलब है कि 3 मिलियन का बेटे 25% लीजिएगा. 3 मिलियन में से 0.75 मिलियन कंज्यूमेबल से रिलेट कर रहा है. ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये बाय नेम रिकॉर्ड होगा. और जो रिमेनिंग अमाउंट है 3 मिलियन की, वो कितनी बनेगी? इज इट 2.25 मिलियन? वो आपके इस प्लांट से रिलेट कर रही है. अच्छा, आपने ये पॉइंट सीखा होगा कि जब नया एसेट परचेज करते हैं, बिफोर यूजिंग क्या उसकी ओवरहॉलिंग की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है? नो. न्यू एसेट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी आफ्टर यूजेज. और आफ्टर यूजेज जो एक्सपेंस होता है वो नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वो एफिशिएंसी लेवल को मेंटेन करती है, बढ़ाती नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लेकिन जब हम ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी या ओल्ड नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं, बिफोर यूजिंग उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है. और ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्योंकि बिफोर यूजेज होगा, तो ये क्या होगा? कैपिटलाइज. न्यू एसेट का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस अगर गिवन होगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर आपने ओल्ड एसेट परचेज किया है, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्योंकि बिफोर यूजेज रिक्वायर होता है, तो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होगा? कैपिटल. रिपीट करें, लिसन मी. रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यू एसेट should be treated as revenue expense. रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जिसको ओवरहॉलेज एक्सपेंसेस भी कहते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द ओल्ड नॉन करंट एसेट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाई? ये बिफोर यूजेज होता है इनकर्ड. ठीक है, उसको अपने मुताबिक वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हम एक्सपेंस करते हैं. बिफोर यूजेज होता है, इसलिए ये आपका कौन सा एक्सपेंस होगा? कैपिटल. कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बाय नेम नहीं, वो जिस एसेट पे एक्सपेंस हुआ उस एसेट के नाम से. तो 3 मिलियन में से 2.25 मिलियन आपकी प्लांट की कॉस्ट का पार्ट होगा, तो वो आप मशीन की कॉस्ट का पार्ट होगा, वो मशीन में आपने क्या कर देना है? डेबिट. तो इसका मतलब मशीन को कितने से डेबिट करोगे? 2.25 प्लस 15 मिलियन. ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? अच्छा, इस एसेट को जब डेप्रिशिएट करना होगा, कितने मंथ्स के लिए डेप्रिशिएट करोगे? ये हमारे पास कब से आ रहा है? 1 अक्टूबर 2015. हमारा बिजनेस ईयर कब एंड हो रहा है? 30 जून 2016. तो ये कितने मंथ्स बनते हैं भाई? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हो जाएगा. आगे बढ़िए. ऑन 1 नवंबर 2015, और ये भी करंट ईयर की डेट है, KE transferred a machine having list price of 10 million from its stock in trade to its engineering department. ये पॉइंट भी एक दफा हमने क्लास में डिस्कस किया था कि सम टाइम आप जिस चीज का देखो, हम जिस चीज का भी कारोबार कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? इन्वेंट्री है, वो हमारा करंट एसेट है. अगर मैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का बिजनेस कर रही हूँ, मैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट परचेज कर रही हूँ बेचने के लिए, वो मेरी इन्वेंट्री है, वो मेरा करंट एसेट है. और उसमें से अगर मैंने कुछ इन्वेंट्री यूटिलाइज कर ली बिजनेस पर्पस के लिए, अब उसका स्टेटस बदल गया, वो करंट एसेट नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? नॉन करंट एसेट. मैंने इसकी एंट्री क्या पास करवाई हुई है? सोचें. नॉन करंट एसेट को डेबिट करोगे, और अगर आपका पीरियोडिक सिस्टम हुआ तो परचेजेस को क्रेडिट, परपेचुअल सिस्टम हुआ तो इन्वेंट्री को क्रेडिट. याद आ रही है बातें? किस प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे. अब ये देखो उसने आपकी मेमोरी कैसे रिकॉल करवाई है. हर वो चीज जो पहले पढ़ ली आईटीए में, वो बार बार डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आपको रिवाइज करवा के बता रहा है कि मैं कहीं से भी कुछ पूछ सकता हूँ.
कहते हैं 1 नवंबर 2015 में मशीन आपके पास जिसकी लिस्ट प्राइस 10 मिलियन है, अब लिस्ट प्राइस तो सेल प्राइस होती है, कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करें? लो उसने बता दिया, कॉस्ट प्लस 25%। इसका मतलब ये कितने परसेंट है? 125%। लेके जाओ जरा इसे 100% पे। 8 मिलियन एंट्री पास करो, नॉन करंट एसेट डेबिट और परचेज स्लैश डाल के इन्वेंट्री लिख दीजिएगा, उसके एंड पे छोड़ दो भाई तुम्हारा जो भी सिस्टम है, ठीक है। जब क्रेडिट करना है परचेजेस स्लैश इन्वेंट्री, क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट कि हम पीरियोडिक सिस्टम फॉलो करें या परपेचुअल। आगे बढ़े बेटे। अच्छा, ये अब आपका नॉन करंट एसेट अगर बन गया तो डेफिनेटली ये डेप्रिशिएट होगा। कितने मंथ्स के लिए? नवंबर से जून तक 8 मंथ्स। इसकी डेप्रिसिएशन फॉर 8 months. On 1st January 2016, certain parts to a plant was added at a cost of rupees 4 million to extend its useful life. वैसे पार्ट्स की रिप्लेसमेंट अगर की जाए, उसकी कैपेसिटी को मेंटेन करे, चेंज ना करे, तो रेवेन्यू। तो अब पार्ट्स की रिप्लेसमेंट से उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे रिकॉर्ड करोगे? और इस वक्त नॉन करंट एसेट का नाम क्या है? प्लांट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिशिएट होगा? यस, नॉन करंट एसेट बन गया ना बेटे। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। ऑन 1st March 2016 द प्लांट वॉज डैमेज्ड। लो जी। अच्छा, ऑन 1st माह, वो आगे मैंने पढ़ा नहीं था ना, अब पढ़े, अभी बात कर लेते हैं। On 1st March 2016, the plant was damaged and remained inoperative for 1 month. KE spent an amount of rupees 3 million on repair to restore the plant in working condition. उसको working condition में लाने के लिए आपने उस पर एक्सपेंस किया। वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए किया, वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए नहीं किया। तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या एंट्री पास करोगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर सपोज, ये गौर से सुननी बात है, ये ऑनवर्ड क्वेश्चन में आएगी। अगर सपोज ये कहता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये किया, उससे एफिशिएंसी किसी भी एंगल से बढ़ गई, फिर ये होता कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर मैं प्लांट को डेबिट करती और कैश को क्रेडिट। यहां तक तो बात समझ में आती है। अब डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? आपका जो प्लांट है वो डिफरेंट टाइम पीरियड में आपके पास आ रहा है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस डिफरेंट टाइम पीरियड में आपके पास आ रहा है, तो दोनों वैल्यूज को अलग अलग डेप्रिशिएट कर, क्योंकि मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन है, ठीक है, क्योंकि हम मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें। फिर अगर ये कैपिटल एक्सपेंस होता तो 3 मिलियन को कितने मंथ्स के लिए डेप्रिशिएट करती? मार्च उसमें इंक्लूड होता है 4 मंथ्स के लिए, और वो जो प्लांट हमारे पास 4 मिलियन का आया है उसको तो डेफिनेटली कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। On 1st April 2016, a machine which was purchased on 1st July 2012, और ये हमने 12 मिलियन की परचेज की थी, वॉज कंप्लीटली डैमेज, और हमने इसको 1.2 मिलियन में सेल कर दिया, डिस्पोजल, ठीक है। और ये जो एसेट हमने बेटा जी डिस्पोज ऑफ किया, इसकी कॉस्ट उसने खुद ही बता दी 12 मिलियन, ये ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूड थी। और ये हमने डिस्पोज ऑफ किया इन दिस ईयर, और कब डिस्पोज ऑफ किए? 1st अप्रैल। 1st अप्रैल को अगर आपने डिस्पोज ऑफ किए तो अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन नहीं होगी इस एसेट की। इन दिस ईयर 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होगी। हाँ जी, सॉल्व हो सकता है? अभी करोगे या घर से? फिर एक क्वेश्चन और बढ़े, एक और डिस्कस कर ले। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालेंगे और अगला डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैसे निकालोगे? बेटे वो उसके बगैर हम एंट्री नहीं ना पास कर सकते, वो कहे ना कहे। बेटे एक क्वेश्चन और डिस्कस हो सकता है, नहीं तो अभी मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लें, कल फिर नए पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे।
बेटा जी सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, नो डाउट मैंने इस पे ज़्यादा इसके लिए टाइम स्पेयर किया हुआ है, लेकिन बाकी चैप्टर्स भी हमें करने हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री आप पास, उसने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस टोटल करके एक ही दफ़ा कर दी होगी एंट्री, हाँ एक ही में कर दी होगी, ठीक है। अच्छा भाई नहीं चुप किए, नेक्स्ट एग्जाम्पल करके दिखाओ विदाउट माई हेल्प, निकालो नोटबुक्स, अगर शोर शराबा करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सी है भाई? हाँ जो भी है, अब शोर शराबा करोगे मैं क्यों एफर्ट करूं? मैं अक्सर कहती हूँ खवातीन तो बदनाम है, खवातीन तो बोलती ही नहीं है, ये जो मर्द हजरात है ये नहीं चुप करते। चलो भाई आइए, एग्जाम्पल नंबर 36। बेटे आपका ही बेनिफिट है जितनी ज्यादा एग्जाम्पल्स डिस्कस हो जाएं। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स, हमेशा रिक्वायरमेंट पे पहले फोकस रखिएगा। नॉन करंट एसेट का कॉस्ट प्राइस पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल अकाउंट। अब अकाउंट बनाना आ गया, वैसे सिर्फ वैल्यूज हमने पिक करनी। 3%। Following information pertains to plant and machinery of Alpha Enterprises as at 1st January 2018। अच्छा बिजनेस ईयर कब एंड हो रहा था वो जरा हाईलाइट कर लें, 31 दिसंबर। ओके भाई, तो 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस आपको बेटा कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का गिवन है, यू नो वेरी वेल इसका क्या करना है। 1st April 2018 during this year an old machine having a fair value of 3,40,000 was exchanged for a new machine, part exchange। अगर एसेट जो आप गिव अप कर रहे हो उसकी फेयर वैल्यू दी हो तो नए एसेट की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है? याद तो करवाएं मुझे कल का लेक्चर। अगर कैश पे किया तो, और अगर कैश रिसीव किया माइनस। तो भाई ये आप जो एसेट बेच रहे हो उसकी फेयर वैल्यू आपको गिवन है 3,40,000 वाज एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन, बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू अ चेक ऑफ ₹680। तो नए एसेट की कॉस्ट कितनी हुई? 340 प्लस 680 कितनी बनती है? 1020। जबकि लिस्ट प्राइस जो थी, लिस्ट प्राइस कौन सी प्राइस होती है? वो भी सेल प्राइस, आपने वो सेल प्राइस नहीं है, लिस्ट प्राइस सेल प्राइस भी हो सकती है, कॉस्ट प्राइस मतलब परचेज प्राइस भी है, लेकिन स्पेसिफिकली लिस्ट प्राइस का वर्ड कब यूज करते हैं? जब किसी किस्म का डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ होता, ठीक है। तो आपको उस भाई साहब ने जो मशीन दी है उसने अपने लिस्ट पे बिफोर ट्रेड डिस्काउंट जो प्राइस लिखी हुई थी वो 1130 लिखी हुई थी, लेकिन हमने कितने में नया एसेट खरीदा है? 1020। इसका मतलब है कि अगर वो क्वेश्चन में पूछे हमने कितना डिस्काउंट अवेल किया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रही मैंने, ऑनवर्ड क्वेश्चंस में नहीं बतानी, कान पकड़वा के पूछनी है, बातें कर लें जितनी करनी। और मैंने आपसे कहा था ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसके किए बगैर ऑनवर्ड 3 चैप्टर्स आपके नहीं होने। हाँ जी, आपने न्यू एसेट की कॉस्ट फाइंड आउट की, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड फाइंड आउट करके 1020 बन रही है, जबकि इस एसेट की जो लिस्ट प्राइस थी वो 1130 थी। वो आपसे पूछता है कि बताओ हमें सप्लायर ने, उस भाई साहब ने कितना डिस्काउंट दिया? 1130 माइनस 1020 डिस्काउंट हो गया। Old machine had been acquired for 8,70,000 on 1st September 2015। अब डिस्पोजल की एंट्री along with exchange ये आपको करनी है, और उसके लिए आपको पता है ओल्ड एसेट की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करें और उसकी बुक वैल्यू और प्रॉफिट लॉस। आगे बढ़ते हैं। On 1st February 2018, ये भी करंट ईयर की ही बात हो रही है। A plant having a list price of 10 million was acquired। चलें जी, नया एसेट आ रहा है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट हमें मिल रहा है 5%। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट परचेज प्राइस पे मिलता है या टोटल परचेज कॉस्ट पे मिलता है? टोटल परचेज कॉस्ट में परचेज एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, उस पे नहीं मिलता, परचेज प्राइस पे मिलता है। और हाँ जी सही कहा था आपने,
तो भाई आपका ट्रेड डिस्काउंट है 5% लिस्ट प्राइस पे एंड द प्लान फॉर यूज on 1st August 2018 after incurring the